चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहले समझे एंटिटी का रिस्क असेसमेंट कैसे, उसको अपना बेसिस बनाए, ये देखे कि चेंजेस क्या क्या है, ये देखे कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लिए वो कितना अप्रोप्रिएट है जब वो रिस्क असेसमेंट कर रहे थे। क्योंकि अगर देखो मैनेजमेंट, हम अगर एंटिटी के रिस्क असेसमेंट को मैं बेसिस बना रहा हूँ तो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट होना भी तो चाहिए ना अच्छा। तो फिर मैं अपनी वाली मेहनत नहीं कर रहा रिस्क असेस करने की, मैं एंटिटी ने जो मेहनत की है ना रिस्क असेस करने की, उसके पैरामीटर्स देख रहा हूँ कि अच्छा ऐसे कैसे कैसे असेस किया, क्या सोचा कि ये असेस किया, क्या सोचा कि ये रिस्क बड़ा है, क्या सोचा कि ये रिस्क छोटा है। तो उसका अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गया तो मैं उसके जजमेंट्स पर सेटिस्फाई हो जाऊंगा, हाँ ये रिस्क असेसमेंट को तो मैं भी बेसिस लेकर के चल सकता हूँ। बट ऐसे आंख बंद करके नहीं कि अच्छा तुमने किया अच्छा लाओ दो, ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है, हम तुम्हारा रिस्क असेसमेंट ले ले रहे हैं लेकिन उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अप्रोप्रिएट है तो उसको ले लो। जजमेंट इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की हालत खराब है, आप मैनेजमेंट पे कम भरोसा कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात, क्योंकि प्रेशर है बहुत ज्यादा उनके ऊपर कि भैया सोचो कोई एंटिटी अगर अगले साल प्रॉफिट नहीं दिखा तो बंद होने का प्रेशर है उस पर, तुम वहां पर मैनेजमेंट पे कैसे भरोसा कर लो। समझ में आ रही है बात, बल्कि ऑडिटर का रिस्क बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाता है उसमें। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट हुआ तो सीधे बात किस पे आएगी, ऑडिटर पे, ओवरऑल सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, है ना। इससे हमको रिस्क का पता चलता है और ये पता चलता है कि पहले किस रिस्क को आइडेंटिफाई एड्रेस करना है, ठीक है ना। की स्टेप्स इन द प्रोसेस, सबसे पहले रिस्क वो पता करो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले। ऑडिटर का तो काम मेनली क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं पूरा बिजनेस थोड़ी ना चेक करने आ गया हूँ कि तुमने जितने भी रिस्क असेस किए। एंटिटी ने जब रिस्क असेसमेंट किया होगा तो क्या किया होगा कि ये सेल में कुछ गड़बड़ ना हो, एचआर में कुछ गड़बड़ ना हो, आईटी में कुछ गड़बड़ ना हो। ऑडिटर को इन सबसे लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑडिटर का जो स्कोप है वो बिजनेस के मुकाबले तो काफी नैरो है। क्योंकि ऑडिटर का मेन लेना देना किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मिस स्टेटमेंट से, वो उसी के लिए तो रिपोर्ट करने आया है ना। आ रहा है समझ। तो मैं जनरल जनरल इसलिए देख रहा हूँ कि भैया बिजनेस में कोई इनके रिस्क तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मेनली मेरा सिर्फ किस बात से लेना देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एस्टिमेशन रिस्क सिग्निफिकेंस देखो, मतलब आइडेंटिफाई करो रिस्क, फिर सिग्निफिकेंस देखो उनका, और उनका लाइक्लीहुड देखो, और देखो कि मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया उनके लिए। तो ये बात सेम है, बस ये फाइनेंशियल वालों पर सीमित हो गई। आ रहा है समझ में, क्लियर है, क्योंकि मैं एंटिटी के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पे भरोसा कर रहा हूं। ऑडिटर्स कंसिडरेशन, ठीक है। ऑडिटर असेस करता है कि भाई अगर एंटिटी का प्रोसेस अलाइन हो रहा है विद स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इट फेसेस, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, एंटिटी का जो प्रोसेस है वो कितना अच्छा है, समझ रहे, एंटिटी का प्रोसेस कितना अच्छा है, स्ट्रेंथ है उसमें, ठीक है ना। ये चेक कर लो, है ना। जजमेंट कॉल ऑन सूटेबिलिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ओवरऑल जजमेंट कॉल ले लो कि भैया मैनेजमेंट ने जो रिस्क असेसमेंट किया वो काम का है कि नहीं। देखो समझो, हमने एंटिटी से पूछा कि क्यों रिस्क असेस किया है, और उन लोग लेकर के आए, बोले कि हाँ हमने रिस्क असेस किया है, ठीक है। बोले हमने रिस्क असेस किया कि कहीं भूकंप आ गया तो, समझ रहा, कहीं धूमकेतु गिर गया तो, समझ रहा, तो क्या होगा, तो हम उठा के ऐसे फेंक देंगे। समझ रहे कि भाई ये सब रिस्क असेस करेंगे। समझ में आ रही है बात, रियलिस्टिक होना चाहिए ना। पॉइंट ये है कि ऑडिटर अपना जजमेंट कॉल लेगा किस बात का, कि इनका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है। बोले हमको दिखाने लाया हो जबरदस्ती, फालतू की बातें। अरे समझ में, आपको समझ में आ जाएगा ना कि कितने बड़े रिस्क वो एड्रेस कर रहे हैं और कितने फालतू के, कि बस हमने पूछ लिया तो तुमने बता दिया। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये बातें सीधे मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही पता होती है ना। समझ में आ रहा है? तो अगर एंटिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अगर जेन्युइन वहां का वही कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, बंदा होना चाहिए, तो ये सब कर रखा होगा उन्होंने। अरे समझ, एंटिटी कितनी कमिटेड है उस पर डिपेंड करता है। रिस्क डायनामिक्स, ठीक है, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। तो रिस्क कैन इवॉल्व ड्यू टू चेंजिंग डायनामिक्स। अब देखो क्या होता है ना, आप जब भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर टाइमिंग में कर रहे हो। समझ में आ रही है बात,
हर पल सिचुएशन क्या हो रही है, चेंज। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा था और एक नई टेक्नोलॉजी आई और वो कंपनी का पूरा काम जो है वो बर्बाद हो गया, तो क्या होगा, रिस्क है ना। समझ में आ रहा है। हो सकता है उस टेक्नोलॉजी के जस्ट पहले रिस्क असेसमेंट किया गया और हमने बोला कि अरे भैया ये तो 50 साल तक चले, 5 महीने में बंद। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो फिर दिक्कत है। कंक्लूजन, essential understanding entities risk assessment process is foundation for effective risk management or auditor's judgment on its appropriateness is crucial for comprehensive risk evaluation। सबसे टेक्निकल था ये, मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे बस। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मतलब उतना नहीं है वैसे ये, लेकिन हाँ है अच्छा थोड़ा तगड़ा। क्या होता है ना, आप लोगों के पास एक्चुअल एंटिटीज का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि कितनी विशाल एंटिटीज होती है। समझ रहे हो, मतलब मैंने आपको बताया था कि मदर डेयरी का ऑडिट करने गए थे जब, तो एक बार क्या था वो, अपन लोग वो बुक में पढ़ते थे ना, -4 डिग्री पे ले जाते हैं, उसके बाद फिर सीधे 98 डिग्री पे ले जाते हैं, दूध उबालते हैं ना, तब जाकर के उसके सारे कीटाणु खत्म होते हैं। पास्चराइजेशन प्रोसेस पता है तुमको? चलो अच्छा ठीक है, अब सुनो मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ। ये वाला नहीं किया ना आपके क्लास में डिस्कस, तो हमने स्कूल में पढ़ा था ये पास्चराइजेशन प्रोसेस की, मिल्क जो होता है उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं। समझ रहे, अगर आप उसको एकदम -20 या -4 ऐसे कुछ डिग्री तक ले जाओ और उसके बाद फिर 5 सेकंड के अंदर अंदर या 10 सेकंड ऐसे कुछ रहता है, या 1 मिनट के अंदर अंदर आप उसको 100 डिग्री पे उबाल दो। समझ आ रहा है, तो उसके सारे कीटाणु मर जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जब मैंने पढ़ा था तो मैं बचपन से ही लॉजिकल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और हमने बचपन से देखा है कि दूध उबलने में कितना टाइम लगता है, और इतना अपने को पता है कि कितने डिग्री अप्रोक्सीमेटली वो 100 पे पहुंचने में कितना टाइम लेता है। तो आप बताओ एक नॉर्मल टेम्परेचर का दूध 100 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लेता है? हम्म? एक नॉर्मल टेम्परेचर का दूध 100 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लेता है? क्या बोल रहे हो यार, कभी दूध उबलते नहीं रखते क्या है? 10 मिनट के आसपास अप्रोक्सीमेटली लग जाए, और अगर वो दूध -4 डिग्री पर है तो उसको 100 डिग्री पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट 25 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली 1 मिनट के अंदर अंदर -4 से 100 डिग्री तो पहुंचाया ही नहीं जा सकता। मतलब मैं उस समय का थॉट है मेरे दिमाग में, शायद 6th क्लास या 7th क्लास का होगा या 9th क्लास का, मुझे याद नहीं, कि वही बोल रहा हूँ ना, या तो उबाल के हमने फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, तो भी वो नहीं होगा। 1 मिनट में तो नहीं हो जाएगा ना, निकाल करके देखो पिघला देगा बर्फ अंदर की पूरी। बट एक्चुअल में जब मैंने मदर डेयरी का ऑडिट किया, समझ में रहा है, तब मैंने देखा कि ये काम कैसे किया जाता है। समझ में रहा है, मतलब दिस इज रियल। मैंने जब पहली बार देखा तो मैं भाई, मुझे वो पूरा वो याद आ गया, और मैंने कहा कि यार किसी भी चीज को आप ये नहीं मान सकते कि इम्पॉसिबल। ठीक है, वहां पूरे पाइप ही पाइप, मतलब इतना बड़ा गोदाम, इतना बड़ा स्टोरेज, मतलब अगर पाइप हटा दो तो आधे फुटबॉल ग्राउंड जितना, मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ, बहुत दिन हो गए देखे हुए, याद नहीं है, 15 साल हो गए, आधे फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा। आ रहा है समझ में, ठीक है, और उसमें पाइप ही पाइप, पाइप ही पाइप। तो फिर वही मैनेजर प्लांट विजिट कराते ना ऑडिट से पहले, हम लोग गए थे जूनागढ़, अहमदाबाद, वो गुजरात में जूनागढ़ में। तो उसने बताया, कहता है कि ये पाइप जो है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसमें, मतलब उसमें वो हीट अप करते हैं, वो फ्लेम्स और उसके थ्रू, तो पाइप में रहते रहते वो 100 डिग्री पे उबल जाता है। मतलब वो मूविंग है, समझ आ रहा है, ठीक है, पाइप्स में से मिल्क फ्लो हो रहा है, चलते चलते वो उबल गया, और जस्ट उसके बाद उसको इतने माइन्यूट टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं कि वो -4 डिग्री पे पहुंच जाता है, या जो भी है वाइस वर्सा। समझ में आ रही है बात, और उसके कीटाणु मर जाते हैं, और वो एक्चुअल में दिख रहा था कि हाँ ये तो पॉसिबल है।
क्योंकि पाइप में ट्रेवल हो रहा है तो मतलब थोड़ा थोड़ा मिल्क जो है वो हो रहा है ना, घर में तो हम एक साथ रखते हैं, समझ में आ रहा है? तुम सोचो एक कटोरी दूध को उबलने में कितना टाइम लगेगा, 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है? हार्डली 20 सेकेंड में वो हो सकता है कि उबल जाए। क्लियर है? लेकिन तो इसका मतलब कि वो लोग एक्चुअली में इस लेवल पर कर रहे हैं, तो मतलब मैं तो दिमागी वो हो गया। खैर, अ, बता क्या रहा था मैं, ये भूल गया हूँ। कितनी बड़ी हाँ मतलब आप जब करने जाते हो ना, हाँ मैं ये बता रहा था आपको कि भाई आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा है ना एंटिटीज को, इसलिए शायद आपको ये नहीं अभी समझ में आएगा कि कितना रेलेवेंस है इन सब चीजों का। क्लियर है ना? तो बहुत लोग नहीं करते हैं, बड़ी एंटिटी में भी उतना रेलेवेंस नहीं रखते हैं, लेकिन जो रखते हैं वो रखते हैं। मतलब मैंने एक ऑडिट किया था, एक लग्जमबर्ग से एक अंग्रेज आया था, उसके साथ भी एक ऑडिट किया था मैंने। ठीक है, मैराथन करके कंपनी है, ठीक है, उसका ऑडिट किया था। तो वो था और मैं था और एक आर्टिकल भी था, ठीक है। तो भाई साहब वो अब आया था, यूरोप से आया था एकदम, ठीक है ना। तो वो जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ऑडिट करता था। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि जल्दी जल्दी निपटा देते हैं कुछ कुछ चीजें, वो भाई साहब पूरा फुल प्रोसीजर A to Z, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। मतलब वो रहता है ना अंग्रेजों का थोड़ा कि मतलब एकदम जेंटलमैन वाला और वैसा, समझ में आ रहा है? तुम्हें पता है ना इन जनरल अलग अलग कंट्रीज का जो एक सिनारियो, मतलब जापान जो है वो टेक्निकली बिल्कुल वो है, और यूके में जो है वो हर चीज एकदम सलीके से होनी चाहिए। यूएस में है कि काम होना चाहिए, तुम चड्डे में ऑफिस आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझे? हाँ मतलब एटीट्यूड बदलता है ना। चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताओ। व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस? Understand the entity as a process for identifying, estimating, assessing, and deciding actions relating to business risk. What role does the entity's risk assessment play in managing risk? एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का क्या रोल रहता है? इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर, हम लोग ये ऑडिटर के लिए रख रहे हैं ना, तो तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब इसका बी है। ठीक है, थर्ड क्या? तो क्या है जो लेंदी वो आंसर दे देता है। थर्ड का बताओ। सी सी ठीक है, फोर्थ का क्या होगा? सी। डी बोलता ना तो मैं बता दूं। चलो, व्हाट इज क्रिटिकल रोल ऑफ एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस? इसमें लेंदी तो ए है। हाँ, इसमें लेंदी तो ए है वैसे। हाँ ठीक है, चलो क्लियर है ये? ठीक है, चलो तीसरा फैक्टर किसका? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि सारे इंटरनल कंट्रोल से मतलब नहीं रहता है ऑडिटर को। ऑडिटर को मेनली किन कंट्रोल से मतलब रहता है जिसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट किस पर जा रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, है ना? क्या है? ए और बी की ए और डी। अच्छा, फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम समझो। ठीक है, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है, और प्रोसेसेस समझना पड़ेगा। बेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम जरूरी नहीं कि कंप्यूटराइज हो, आज की डेट में हो गए हैं बहुत सारे, बट ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है।
कम्युनिकेशन का या जो भी कम्युनिकेशन, इसका फ्लो कैसा है एंटिटी, समझ रहे हो, वो क्या डिसाइड हुआ है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से एंटिटी में कम्युनिकेशन होता है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या कंपोनेंट्स हैं? एक तो इंफ्रा, इंफ्रा मतलब कंप्यूटराइज है, मैनुअल है, हर चीज को ऐसे लिख करके कम्युनिकेट करना पड़ता है, कैसा है, आ रहा है समझ? फिजिकल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स, डेटा, ठीक है ना? तो ये सब बनाता है, ये याद कर लो बस, समझ ना, ये बनाता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समावेश आ रहा है समझ? तो अगर आईटी सिस्टम उसमें है, जैसे कि हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से था डेलोइट में जब हम थे, तो हम लोग के नाम से एक लैपटॉप इशू होता था, आ रहा है समझ? ठीक है, और उस पर एडमिन कंट्रोल उन्हीं का रहेगा, एंटिटी का रहेगा, क्लियर है? तो हम उसमें सिर्फ ऑफिशियल यूज कर सकते हैं, बाकी आईटी वाले से पहचान है तो एक वीएलसी प्लेयर डाउनलोड कर ले तो मूवी भी देख सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं। वीएलसी कोई प्लेयर, मीडिया प्लेयर भी नहीं चलता था उसमें, ठीक है? तो अब क्या होगा उसमें, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है, जैसे जीमेल होता है ना, वैसे वैसे आउटलुक वो आपके सिस्टम में ही रहता है, मतलब आपके सारे मेल्स जितने भी रहते हैं वो सेव्ड रहते हैं, किसमें? सिस्टम में। मतलब क्लाउड तो होता ही है, क्लाउड पे तो है ही, लेकिन वो आपके सिस्टम में डाउनलोड है नहीं कि बिना इंटरनेट के भी आप उनको देख सकते हो। जब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट होता था तो मेल्स डाउनलोड हो जाते थे, तो वो आपके सिस्टम में रहता है, समझ में आ रही है बात? और उसमें चैट का सिस्टम था जो इंटीग्रेटेड था पूरे वर्ल्ड के डेलॉइट से, मतलब मैं वहां पर पूरे डेलॉइट में किसी भी व्यक्ति से चैट कर सकता था अगर वो ऑनलाइन, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? और उसमें इंटीग्रेशन का ऑप्शन था आउटलुक में फेसबुक और वो सब भी, ठीक है? और ये मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले, हाँ, आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आईटी इंटीग्रेशन हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ये तो क्या एक बात हो गई, मतलब वहां पूरा कम्युनिकेशन ईमेल के जरिए होता था। अब क्वालिटी ऑफ सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, तो सिस्टम जनरेटेड informational quality is crucial for management decision making and reliable financial reporting, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? इस सिस्टम से, ये सिस्टम जनरेटेड का ये मतलब मत समझना कंप्यूटर जनरेटेड, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये इंफॉर्मेशन जनरेटर, तुमको क्या लगता है मुकेश अंबानी डिसीजन कैसे लेता होगा? उसके पास, मतलब अगर मान लो उसको जियो के लेकर के कोई नई पॉलिसी लानी है या कुछ करना है, तो वो डिसीजन कैसे लेता होगा? सोचो, ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन किस तरीके से कंपाइल होकर के समराइज होकर के अगले टॉप लेवल पर जाती होगी। मुकेश अंबानी को 50 बिजनेसेस देखने, उनमें से एक है जियो, समझ रहे हैं? जबलपुर शहर में जियो के ग्राहक किस पर्टिकुलर बात को पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इस बात से तो मुकेश अंबानी को कोई लेना देना नहीं, वो तो पता नहीं किस लेवल में जाकर के खत्म हो जाता हो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से कंपाइल होती है और ऊपर पहुंचती है, इस सिस्टम को किसको समझना पड़ेगा? ऑडिटर को। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वही तो रिकॉर्ड होती है, क्योंकि हमको मेनली फाइनेंशियल देखना है, तो अफेक्ट्स द एंटिटीज एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल एक्टिविटीज इफेक्टिवली। कई बार क्या, करेक्ट डेटा जा रहा है, देखो ये वाला वैसे लेना देना इसका किसका है, इसका लेना देना किससे? मैनेजमेंट से, क्योंकि अगर गलत मिली इंफॉर्मेशन तो उसके लिए बिजनेस रिस्क होगा, कर समझ। बट इसमें इंटीग्रेटेड है ना भाई, सेल्स भी इंटीग्रेटेड है, खर्चे भी इंटीग्रेटेड है, तो अगर कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो फिर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सीधा इम्पैक्ट है ना इसका। तो मेरा इंफॉर्मेशन के क्राइटेरिया को लेकर के वो है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, बाकी सिस्टम तो हो सकता है उनका एक ही हो ना सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, मैं सिस्टम देख लूंगा, अगर वो गड़बड़ है तो मतलब हो सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम भी गड़बड़, समझ गए कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस, ठीक है? ऑडिटर अंडरस्टैंड्स क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
अब उसने फाइनेंशियल उठाए, उसने देखा कौन कौन से लेजर महत्वपूर्ण है, जो जो लेजर महत्वपूर्ण है उनको लेकर के इनका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। जैसे मैंने इंटरनेशनल उसका ऑडिट किया था फर्नीचर कंपनी का, ठीक है ना। तो वो फर्नीचर कंपनी क्या करती थी, ऑफिस फर्नीचर जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि 4 सोफे खरीद लिए या ये सब। बड़ी जितनी भी बड़ी जगह होती है जिसपे जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस बनते हैं, ठीक है, वो लोग जो जगह लेते हैं ना लीज पे, वो लेते हैं 10-10 साल के लिए, ऐसे 10-10, 20-20 साल के लिए लीज पे लेते हैं, समझ में आ रहा है। और उनको जो जगह मिलती है, वहां जो बिल्डिंग्स बनती है, वो ऐसे बनती है खाली, मतलब फ्लोर रहता है, आप इधर से आर पार देख सकते हो। और या तो ज्यादा से ज्यादा बाहर की आउटर वॉल बस बनती है, बाकी पूरा हॉल, क्योंकि हर एंटिटी अपने हिसाब से पूरा कंस्ट्रक्ट करवाती है, केबिन साइज और वो सारा कुछ कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो वो पूरा काम वो फर्नीचर कंपनी करती थी, समझ रहा है। तो वो फर्नीचर कंपनी कुछ एक छोटा सा ब्लॉक मॉक के लिए भी लगाती थी। मॉक जैसे मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक ड्रिल नहीं, मतलब मॉक फर्नीचर, मॉक टेस्ट होते हैं ना, कि ट्रायल हो गया तुम्हारा एक्चुअल उसका। तो हम लोग पूरा फर्नीचर लगाने के बजाय एक छोटा सा हिस्सा फर्नीचर का लगा देते, तो उनके पुराने ऑफिस में कहीं पर भी ट्रायल के लिए डेमो दे दिया, मतलब एक तरीके से, समझ रहे हैं। उसका खर्चा उनकी बुक्स में बहुत हैवी था। फर्नीचर की कंपनी मॉक का खर्चा बहुत हैवी था, समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो अब हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि वो खर्चा, सिंस वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेलेवेंट है, तो उसका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो क्या है। लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो। ऑडिटर अंडरस्टैंड्स द क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल, क्लियर है, क्लियर है। फिर क्या है, ट्रांजेक्शन लाइफ साइकिल, प्रोसीजर्स फॉर इनिशिएशन, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, करेक्शन, ट्रांसफर टू जनरल लेजर एंड रिपोर्टिंग। मतलब क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से कोई ट्रांजेक्शन होता है, किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, प्रोसेस होता है, अगर गड़बड़ होती है तो करेक्ट होता है, और जनरल लेजर और उसकी फिर रिपोर्टिंग कैसे होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का पूरा प्रोसेस, एक ट्रांजेक्शन होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, फिर उसको लेजर में कैसे जाता है, वो जनरल लेजर में कैसे जाता है, मतलब समझ में आ रहा है। देयर मे बी ए फुल डिपार्टमेंट, आ रहा है समझ में। तो आपके क्या कंट्रोल्स हैं, ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक अकाउंटेंट है और उसने लेकर के ट्रांजेक्शन लेकर के फाइनेंशियल बना दिया। बड़ी एंटिटी में ऐसा नहीं होता है, ये बड़ी एंटिटीज की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, और ये हर एंटिटी का डिफरेंट हो सकता है। छोटी एंटिटी में ऐसा भी होगा कि एक ही बंदा सब कंपाइलेशन कर लेता है, पर बड़ी एंटिटी में ये डिफरेंट होता है, समझ गया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग की हेडिंग क्या चल रही है, चेंज हो चुकी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है। ये तीसरा कंपोनेंट है किसका, इंटरनल कंट्रोल का। हर समय हेडिंग ध्यान में रखो, क्योंकि हेडिंग से ही तो रिलेट करनी है सारी चीजें। अंडरस्टैंड स्पेसिफिक अकाउंट रिकॉर्ड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात चल रही है। हमारा हमारा सारा लेना देना कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम से है, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना। इनिशिएशन, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, सेम बात है। कैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, रिकॉर्ड होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स कैसे कैप्चर होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्लड आ गया, कोई बहुत मेजर नुकसान हो गया, उसकी एंट्री कैसे करते हो, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। क्या आपका सिस्टम अनयूजुअल इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए तैयार है, या उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेट हो सकते हैं, इसके कारण। कौन था, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है ना। रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है, ठीक है, कैसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर है ना। क्योंकि वो सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, वो सिस्टम जितना घटिया होगा उतना ऑडिटर का काम जो है वो बढ़ जाएगा। रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है। अभी मैं सिस्टम से देख रहा हूँ, मैंने वाउचर देखने चालू नहीं किए,
ये खर्चा किया तो ये कहाँ किया और ये कैसे किया, मैं सिस्टम ही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। कंट्रोल्स ऑन जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ऑडिटर एग्जामिन्स कंट्रोल्स सराउंडिंग जर्नल एंट्री। जब कोई ट्रांजेक्शन होता है, जर्नल एंट्री कौन करता है, कैसे करता है, क्योंकि कोई भी कर देता है क्या करके, तो कितने भी अमाउंट की कर देगा, तो फिर ये कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है। जब तक किसी चीज की सपोर्टिंग ना हो तब तक जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मिसस्टेटमेंट इंश्योर्स द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स, तो मतलब है ना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या रोल है, कौन कौन बंदे इन्वॉल्व है ना। हाउ द एंटिटी कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तय करते हैं ना कि भैया तुम रिपोर्टिंग करवा देना, तो वो कैसे तय हो रहा है। कैन बी डॉक्यूमेंटेड इन मैनुअल, मेमोरेंडा, कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, और ऐसे बोल देते हैं क्या, हवा में बोल देते हैं क्या, अरे समझ, ठीक है ना। इन सबसे तय होता है सिस्टम उनका, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सिस्टम कम्युनिकेशन, the quality of communication affects the management ability to make informed decision. क्वालिटी मतलब कि एक्यूरेसी, जितनी एक्यूरेट उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उतना क्या होगा, डिसीजन मेकिंग सही होगी। अगर देखो समझो, कोई मशीन, कोई फैक्ट्री लेवल पर कोई मशीन में हादसा हो गया, तो ये मत सोचना कि अकाउंटेंट एंट्री करने से पहले आकर के देखता होगा, ये बात सारी कैसे पहुंचती होगी उस तक, कोई सिस्टम होगा, उसी सिस्टम को समझने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। कोई भी खर्चा होता है तो वो कैसे पहुंचता है किस तक, अकाउंटेंट तक। क्या ऐसा कोई सिस्टम भी है कि अकाउंटेंट तक बात पहुंचे, आ रहा है समझ, क्लियर है। तब जाकर के तो सारी एंटिटीज में बातें रिकॉर्ड हो पाएंगी ना। मेरा पॉइंट समझना, ठीक है ना। तुम अपने बिजनेस में नोटिस करो, ठीक है, सेल परचेज की एंट्री हर कोई कर लेता है, कोई नया असेट खरीदता है, खर्चा करता है, उसकी एंट्री हर कोई कर लेता है, डेप्रिसिएशन की एंट्री कौन करता है, नहीं कर पाते ना नॉर्मली, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। जब खर्चा करते हो, मान लो प्रीपेड कर दिया, तो उसकी एंट्री अपन लोग हिसाब किताब में नहीं रख पाते नॉर्मली, बस बोल देते कि हाँ दे दिया, समझ में आ रहा है। तो बड़ी एंटिटी में इन सब चीजों का प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, नहीं तो फाइनेंशियल्स गड़बड़ा जाएगा, समझ में आ रहा है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या है, इंटीग्रल अंडरस्टैंडिंग, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को ढंग से समझो, समझ में आ रहा है, और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, उसका जो कम्युनिकेशन है उससे ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो बढ़ता है। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, बहुत डेप्थ में आपको उसके बारे में पता है ना, अरे समझ, ठीक है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, इंटीग्रल इंफॉर्मेशन है मेरे पास, अरे समझ, क्लियर है ना? चलो पहले का बताओ, एमसीक्यूज बताओ। सी, ठीक है। अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। सेकंड का क्या होगा, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स एंड डेटा, ठीक है। थर्ड का ठीक है। फोर्थ का बी, हाँ ठीक है। फिफ्थ का अरे कंट्रोल्स इन जनरल एंट्री, कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्री, ठीक है। सिंपल है, तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। चलो कर लें इसको, निकल कर, हाँ ये जो है ना, देखो समझना, इस चीज को समझो जो मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, जितना
तुमको ऑब्जेक्टिव मिलती है चीजें, उतना दिमाग कम थकता है। समझ आ रहा है? द मोमेंट मैं तुमसे ये कहूंगा ना कि चीजें अपने हिसाब से कर लेना, तो तुम परेशान हो जाओ। और अगर मान लो कि मैं तुमको कहूंगा कि 2 क्वेश्चन कर लेना, तो तुम बहुत खुश रहोगे। हमारा दिमाग ऑब्जेक्टिव चीजों में क्या होता है कि वो करके रिलैक्स हो जाता है, बैठ जाता है कि अच्छा ये हो गया। और ये जितना सब्जेक्टिव होता है डिस्कशन, जिसमें कि आपके ऊपर छोड़ी जाती है डिसीजन मेकिंग, जितने में ये मैटर रहता है ना कि देखो ये भी कर सकते हो, 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 उतना दिमाग आपका क्या होता है, थक जाता है। समझ में आ रहा है? आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल तो रुकता ही नहीं, क्योंकि ऑडिट ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप जितना हर एंटिटी में जाते हो, हर एंटिटी में सीखते हो। क्लियर? इसलिए हम उस लेवल पर तो नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारा एग्जाम है। क्लियर? तो मैंने नोट्स आपके इस तरीके के कर दिए कि आप सारी साइड हेडिंग्स और उसको लेकर के एक एक लाइन भी अगर करें, तो इतना आप ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिवली मतलब समझ रहे हो कि उसको ये मत सोचो कि अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, बस इतना ही। इसकी 5 साइड हेडिंग्स हैं, 5 साइड हेडिंग्स करनी है। मैं थोड़ा सा आपको शायद रटने की तरफ जोर दे रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है। समझ में आ रहा है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बट आप इसको घर में जाकर के परस्यू ना करें। आप इसको परस्यू करें एग्जाम के बाद, जब आप आर्टिकल छपने जाए। समझ में आ रही है? आप समझ गए मेरी बात? क्लियर है ना? ठीक है ना? तो मैं आपका बहुत ज्यादा भला चाहता हूँ। क्लियर? ठीक है। तो मैं देखो, मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू करा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें जरूरी है, लेकिन घातक ना हो जाए ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंट।